नमस्कार, हिंदी डिक्टेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज़ में अभी तक की 21 डिक्टेशन एक्सरसाइज सारी कंप्लीट कर ली गई हैं। आप लोग उसको अवश्य लिख लें। यदि कोई वीडियो आपका पीछे मिसिंग है तो उसको भी ढूंढ कर लिख लें। आज हम 22 से लिखना शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे 22, 23, 24 लिखने की। रेडी? वर्तमान व्यवस्था की सफाई में जन योद्धा की तरह लगे न्यायाधीशों की सब तरफ प्रशंसा हो रही है, चाहे वह राजनैतिक भ्रष्टाचार हो, चाहे ज्यादती हो या फिर पर्यावरण विनाश। हाल के वर्षों में इन मुद्दों पर सख्ती के साथ न्यायपालिका ने इन कर्णधारों की खबर लेना शुरू कर दी है। अब सवाल यह उठाया जा रहा है कि सख्त फैसले सुनाने वाले न्यायाधीशों को जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए या नहीं। यह सवाल तब पैदा हुआ जब तमिलनाडु के 7 वकीलों की ओर से एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें एक संदिग्ध चरित्र वाले व्यक्ति को हाई कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किए जाने को लेकर चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित जनहित याचिका पर विचार करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया था। इस याचिका में यह सवाल उठाया गया था कि जिस अदालत के न्यायाधीश को संपत्ति के मामले में हाई कोर्ट द्वारा दोषी ठहराया जा चुका हो, उसको उसी हाई कोर्ट में न्यायाधीश बनाना उचित हो सकता है। इस बात पर न्यायिक जवाबदेही समिति भी सक्रिय हो गई। सुप्रीम कोर्ट के 6 प्रतिनिधियों के संयुक्त मंडल ने मुख्य न्यायाधीश से मिलकर उनकी नियुक्ति का विरोध जाहिर किया था। इस संबंध में प्रतिनिधिमंडल का कहना था कि उनको पदोन्नत करने की जगह उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि एक न्यायाधीश बनने के लिए सबसे जरूरी योग्यता ईमानदारी होती है। हालांकि इस बात का कोई लिखित उल्लेख नहीं मिलता है। सुप्रीम कोर्ट खंडपीठ ने यह याचिका इस आधार पर खारिज कर दी थी कि न्यायिक नियुक्तियों की समीक्षा अदालत में नहीं की जा सकती। याचिका खारिज करने वाली पीठ के अध्यक्ष, जो कि अगले साल देश के मुख्य न्यायाधीश का पद संभालने जा रहे हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी अदालती जेहाद के सुखद दौर में इस फैसले पर कानूनी हलकों के लोग हैरानी कर रहे हैं। जहां तक इस निर्णय का सवाल है, यह अदालती मुहिम की भावना के प्रतिकूल सिद्ध हो रहा है। आज जो न्यायाधीश दूसरों को उपदेश दे रहे हैं, लेकिन उन्हें खुद पर लागू नहीं कर रहे हैं, यह बड़े दुख की बात है। महोदय, माननीय राष्ट्रपति की अध्यक्षता में देश के राज्यपालों का सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में सभी राज्यों के राज्यपालों ने भाग लिया था। यह चर्चित सम्मेलन मोटे तौर पर
इस आशय की सहमति से समाप्त हो गया था कि संसद और विधानसभा आम चुनाव के फौरन बाद दोबारा चुनाव होने की स्थिति में जहां तक संभव हो सके वहां तक टाली जानी चाहिए। आज शाम यहाँ राष्ट्रपति के समापन भाषण के साथ संपन्न हुए इस सम्मेलन में सभी की ओर से इस मुद्दे पर एक दो राय थी। इस बैठक में यह भी विचार व्यक्त किया गया था कि राज्यपालों को बिना किसी दखल अंदाजी के स्वतंत्र रूप से अपना काम करने दिया जाना चाहिए। आखिर राज्यपाल की भी अपनी एक स्वतंत्र हैसियत और गरिमा होती है। सम्मानीय राष्ट्रपति जी ने अपने समापन भाषण के दौरान कहा था कि प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं ने सम्मेलन में साफ ढंग से जो सोचे समझे विचार व्यक्त किए हैं उससे विचारणीय विषय को महत्वपूर्ण आयाम मिला है। मेरे विचार से यह सम्मेलन समझ और आकलन की व्यापक प्रक्रिया शुरू करने में सहायक सिद्ध हुआ है। जहां तक मैं समझता हूं कि इस सम्मेलन से एक प्रबुद्ध दृष्टिकोण का विस्तार होगा। यहाँ पर राष्ट्रपति महोदय ने अपने उद्बोधन में कहा कि राज्यपालों के 2 दिन के इस सम्मेलन में जो कुछ विचार विमर्श हुआ उससे विशेष परिस्थितियों में संविधान के क्रियान्वयन में पारदर्शिता के साथ साथ आसान तरीके से संचालित करने में बहुत मदद मिलेगी। यह सम्मेलन महामहिम राष्ट्रपति महोदय के द्वारा किसी दल को लोकसभा या विधानसभा में पूर्ण बहुमत न मिलने की स्थिति में संवैधानिक प्रमुख की भूमिका के बारे में विचार विमर्श के लिए बुलाया गया था। राष्ट्रपति जी ने अपने समापन भाषण के दौरान कहा कि इस सम्मेलन में एक संवेदनशील और जटिल विषयों पर बेहतर ढंग से गहन विचार विमर्श हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि विषय से संबंधित सभी जटिलताओं पर विस्तृत विचार विमर्श का यह विशेष मौका था। इस अवसर पर विभिन्न दल के नेताओं ने अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इस सम्मेलन को उपयोगी बताया है। सम्मेलन में इस बात पर आम सहमति व्यक्त की गई थी कि सरकार को विश्वास मत मिल जाने के बाद ही अभिभाषण दिया जाना चाहिए। आज भारत के रक्षा मंत्री श्री यादव की रूस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने की दृष्टि से हुई सहमति को व्यावहारिक रूप देने के लिए अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय दल अगले माह मास्को जाने वाला है। यह बात उन्होंने रूस की 5 दिवसीय यात्रा से
आने के बाद आज यहाँ प्रेस वार्ता में कही थी कि रूस ने भारत को आधुनिक रक्षा सामग्री और उपकरण देने के लिए पेशकश की है। मानना पड़ेगा कि यह हमारे देश के लिए खुशी की बात है। अब हमें केवल यह तय करना है कि हम रूस से कौन-कौन से हथियार खरीदना चाहते हैं। इस संबंध में अधिकारियों का एक दल भारत रूस संयुक्त कार्यदल की बैठक में हिस्सा लेने मॉस्को रवाना होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। ऐसी संभावना है कि आवश्यक हुआ तो वहीं पर यह दल अपनी आवश्यकता के आधार पर हथियारों की खरीदी को अंतिम रूप दे सकता है। इन हथियारों की खरीदी के बारे में संवाददाताओं के बार-बार पूछे जाने पर कि रूस से भारत क्या खरीदने वाला है, तब उन्होंने बताया कि सशस्त्र सेनाओं के लिए जिन हथियारों की आवश्यकता होगी, उन्हीं हथियारों को खरीदा जाएगा। जरूरतमंद शस्त्रों की आवश्यकता पूर्ति करने में संसाधनों की कमी को बाधा नहीं बनने दिया जाएगा। रूस के साथ संभावित रक्षा सौदों के बारे में अलग-अलग तरह-तरह के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा कि यात्रा सौदे के लिए नहीं की जाती है, बल्कि नीतिगत मुद्दों को अंतिम रूप देने के लिए की जा रही है। और यह काम उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान किया है। इसके तहत हमने आपसी सैन्य तकनीकी सहयोग सन 2010 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत सैन्य आपूर्ति, तकनीकी सहयोग, विशेषज्ञों का आदान प्रदान और दोनों देशों की सेनाओं के बीच आपसी सहयोग शामिल है। जहां तक मैं समझता हूं कि रूस और भारत विश्व शांति के पक्षधर हैं। एक दृष्टि से मध्य और पूर्व एशिया के बारे में दोनों का दृष्टिकोण एक समान है। रक्षा मंत्री की यात्रा से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक संबंधों को और मजबूती मिली है। इससे हमारे देश के अंदर नया विश्वास पैदा हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ डिक्टेशन आपने बहुत अच्छे से लिखा होगा। जो वर्ड्स आपसे छूट गए हैं उनकी आउटलाइन अलग से बनाइए और प्रैक्टिस करिए काफ़ी। ठीक, जिनको लिखने में कोई दिक्कत नहीं वो प्लीज़ अपनी स्पीड और बढ़ाएं। ठीक, और ढेर सारा मैटर चैनल पे पड़ा है उनको ढूंढें और उनको लिखने का प्रयास करें। ठीक, जिनको लिखने में दिक्कत हो रही है, काफ़ी छूट रहा है, इसका मतलब उनको अभी और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है इस स्पीड पे। ठीक, तो वो लोग पहले उन वर्ड्स को छाँटें जो उनसे छूट रहे हैं या उनको लग रहा है कि उनके लिए नए हैं, उनके आउटलाइंस बनाएं और फिर दोबारा लिखने का प्रयास करें। ठीक, डिक्टेशन बड़ी लगती है तो 2 भागों में लिखें तोड़-तोड़ के। ठीक, तोड़ के उसको लिखने से फ़ायदा ये है कि पहले आप आधा लिखिए, फिर लिखने के बाद पढ़िए, फिर अगला लिखिए और उसको पढ़िए। दैट्स ऑल, थैंक यू।